जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हाँ आवाज जी आ रही है? बिल्कुल, हाँ जी आ रही है आवाज़। ठीक है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने एक नया चैप्टर शुरू करना था और चैप्टर सिलेबस में जो है ये आपकी बुक में नहीं है, बहरहाल इसके मैं आपको नोट्स भिजवा दूंगा इंशाल्लाह ताला ग्रुप के अंदर में। और चैप्टर का नाम है कंज्यूमर्स बिहेवियर, consumers behavior and its analysis। ये है चैप्टर का नाम। मैंने भी कहा कि मैं इसके नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है उसमें 4 चीज़ें हैं, बल्कि 4-5 चीज़ें हैं। पहला है यूटिलिटी एंड इट्स काइंड्स। उसके बाद है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व टेक्निक्स, फिर इनकम फैक्ट, प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और कंज्यूमर सरप्लस। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम लोगों ने पढ़ने हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो टॉपिक है वो है यूटिलिटी। तो यूटिलिटी किसे कहते हैं? तो यूटिलिटी की डेफिनेशन मैं लिख दूं आपको, द एट्रीब्यूट क्वालिटी पावर characteristic और capacity of goods and services to satisfy human want is called utility। तो ये है जी डेफिनेशन किसकी भला? यूटिलिटी की। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी एट्रीब्यूट है, क्वालिटी है, पावर है, कैरेक्टरिस्टिक है या कैपेसिटी है किसी भी गुड और सर्विस की जो क्या कर सकती है, सेटिस्फाई कर सकती है ह्यूमन वांट को। तो इसे हम यूटिलिटी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया की तमाम गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, उनके अंदर एट्रीब्यूट होता है, क्वालिटी होती है, पावर होती है, करेक्टरिस्टिक होती है या कैपेसिटी होती है दुनिया की तमाम गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर कि वो ह्यूमन वांट्स को वो सेटिस्फाई कर सकती। समझ गए? तो किसी भी गुड और सर्विस के अंदर ये जो एट्रीब्यूट होता है, उस एट्रीब्यूट को या क्वालिटी को या पावर को हम या करेक्टरिस्टिक को हम यूटिलिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पानी के अंदर प्यास बुझाने की एक कैपेसिटी मौजूद है या क्वालिटी मौजूद है या एट्रीब्यूट मौजूद है या करेक्टरिस्टिक मौजूद है, तो उसके अंदर जो प्यास बुझाने की जो करेक्टरिस्टिक है ना, उसे कहेंगे यूटिलिटी, पानी की यूटिलिटी। इस तरह से पेन के अंदर लिखने की एक क्वालिटी मौजूद है या पावर मौजूद है या एट्रीब्यूट मौजूद है, तो वो भी क्या कहलाएगी? यूटिलिटी।
इस तरह खाने के अंदर जो है वो भूख मिटाने की एक करैक्टरिस्टिक मौजूद है या पावर मौजूद है, क्योंकि भूख जो है वो इंसानी वांट है, और उसको उसके और खाने के अंदर यानी कोई भी आप बर्गर खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो उससे उसके अंदर क्या है, उस बर्गर के अंदर एक पावर है या क्वालिटी है या एट्रीब्यूट है या करेक्टरिस्टिक है जिससे आपकी भूख मिट सकती है, तो आपकी ह्यूमन वांट पूरी हो सकती है। तो उस करेक्टरिस्टिक का नाम या पावर या क्वालिटी या एट्रीब्यूट का नाम जो है यूटिलिटी कहलाएगा। समझ गए हैं? तो यूटिलिटी दुनिया की हर चीज़ में नेचुरली या अल्लाह ताला ने रखी हुई है। ये यूटिलिटी जो है दैट इज एन इनहेरेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ द कमोडिटी। ये खुद क्रिएट नहीं की जाती, ये पहले से मौजूद होती है। समझ गए ना? और यूटिलिटी हर चीज, हर गुड और सर्विस के अंदर जो है वो पाई जाती है। लेकिन अब जैसे एक डॉक्टर देखता है किसी मरीज को तो वो सर्विस देता है ना, उस सर्विस के अंदर ऐसी करेक्टरिस्टिक है या पावर है कि लोग बाहर आके कहते हैं कि हम आधे ठीक हो गए या हम काफी बेहतर फील कर रहे हैं यानी। और किसी एक ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके बाद वो कहते हैं कि ये डॉक्टर ही अच्छा नहीं है, इसने हमें सही तरह से देखा नहीं, तो उसके अंदर वो कैपेसिटी कम थी या ना होने के बराबर थी। तो इसका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात वो यूटिलिटी के बजाय डिसयूटिलिटी बन जाती है। बहरहाल यूटिलिटी का मतलब अच्छाई या बुराई नहीं है। यूटिलिटी तो एक करेक्टरिस्टिक है, यूटिलिटी तो एक पावर है या क्वालिटी है जो किसी भी कमोडिटी में पाई जाती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि एप्पल है, तो मैं आपको एप्पल की बात कर रहा हूँ। तो एप्पल के अंदर क्या है, एक क्वालिटी है या जो सारे लफ्ज़ मैंने ये लिखे हुए हैं, एट्रीब्यूट है, क्वालिटी है या पावर है या करेक्टरिस्टिक है जो आपकी ह्यूमन वांट को क्या कर सकती है, पूरा कर सकती है, सेटिस्फाई कर सकती है। इसी तरीके से नंबर 2 एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम कहते हैं इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं या सिगरेट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना जी। तो सिगरेट जो है उस वो लोग, जैसे मैं अब सिगरेट नहीं पीता तो मैं उसे बैड समझता हूँ, लेकिन मैं एप्पल को मैं क्या समझता हूँ, गुड समझता हूँ, अच्छी चीज़ है। लेकिन बात ये है कि सिगरेट के अंदर भी यूटिलिटी मौजूद है और एप्पल के अंदर भी यूटिलिटी मौजूद है। जैसे मैंने भी आपसे कहा कि दुनिया की हर गुड और सर्विस के अंदर यूटिलिटी मौजूद है। इवन के आप पॉइजन की बात कर लें, जहर जिसे कहते हैं, आम लोग हमारे लिए तो वो बुरी चीज़ है, लेकिन उसके अंदर भी यूटिलिटी मौजूद है। तो यूटिलिटी का ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है कि आप उसे क्या समझते हैं। जैसे हाँ, ये जो मैंने लिखा है ये तो हम समझ रहे हैं ना कि सेब अच्छी चीज़ है, सिगरेट बुरी चीज़ है, पॉइजन बुरी चीज़ है, ये हम समझ रहे हैं। लेकिन यूटिलिटी सब में मौजूद है। यूटिलिटी एप्पल में भी मौजूद है, यूटिलिटी जो है वो सिगरेट में भी मौजूद है, यूटिलिटी जो है वो पॉइजन में भी मौजूद है। समझ गया ना जी बात? तो यूटिलिटी तो पॉइजन में भी मौजूद है। अगर कोई मरना चाहता है तो पॉइजन ले ले फिर। तो उसके अंदर भी क्या है, एक इंसानी वांट है ना मरने की, अगर फॉर एग्जांपल तो वो उसके अंदर वो करेक्टरिस्टिक मौजूद है पॉइजन के अंदर कि वो उसकी उस वांट को पूरा कर देगी। तो इसलिए बात समझने वाली ये है कि यूटिलिटी का ताल्लुक ना तो गुड से है ना बैड से है। यूटिलिटी हैज नथिंग टू डू विद गुड और बैड, ये जरा समझें। यूटिलिटी जो है उसका ताल्लुक ना ये यूजफुलनेस से भी नहीं है, यूटिलिटी का ताल्लुक जो है वो बैड से भी नहीं है। समझ गए ना? यूटिलिटी तो ये नहीं कहना कि आप उसे क्या समझते हैं, आप उसे हार्मफुल समझते हैं तो समझते रहें, लेकिन उसके अंदर एक यूटिलिटी तो मौजूद है। समझ गए ना? तो यूटिलिटी का मतलब आप इस तरीके से ले लीजिए, जैसे आम हम इकोनॉमिक्स वाले लेते हैं तो उसको सिंपल मतलब लेते हैं सेटिस्फैक्शन, यानी यूटिलिटी मींस सेटिस्फैक्शन। तो आपने भी यही मतलब ले लेना कि यूटिलिटी का मतलब क्या है, सेटिस्फैक्शन। और अगर प्रॉपर टर्म के तौर पर डिफाइन करना है वो मैंने आपको बता दिया कि यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या है,
कि एट्रीब्यूट, क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक और पावर ऑफ द कमोडिटी विच कैन सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट। ठीक है ना जी। लेकिन वेरी सिंपल वर्ड्स में अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डज इट मीन बाय यूटिलिटी, तो आप कहेंगे यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन। ठीक हो गया। तो एक तो हमें यूटिलिटी का समझ आ जाए कि यूटिलिटी किसे कहते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ ये है कि यूटिलिटी की बारे में कुछ चीज़ें हमें और भी समझ आनी चाहिए। तो यूटिलिटी की टाइप्स क्या हैं या काइंड्स क्या हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन, ये छोटी सी बात थी कि व्हाट इज मेंट बाय यूटिलिटी। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ यूटिलिटी। काइंड्स ऑफ यूटिलिटी पे बात कर लेते हैं। ठीक है जी, काइंड्स ऑफ यूटिलिटी। अच्छा, इसमें यूं है कि अगर हम इसको इस तरीके से ले लें कि फ़र्ज़ करें कि अगर हम कोई चीज़, कोई कमोडिटी यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ग्लासेस, पानी के ग्लास पीते हैं, ग्लासेस ऑफ वाटर, और यहाँ पे हम लिखते हैं उनकी तादाद। ठीक है जी, तो ये आपके सामने है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं MU और यहाँ पे हम लिखते हैं TU। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी, MU का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, MU मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी, और TU का मतलब है टोटल यूटिलिटी। तो ये आपके सामने। तो आप किसी कंज्यूमर से पूछते हैं फॉर एग्जांपल कि जी हम आपको पानी के गिलास पिलाते हैं, तो आप हमें बताएं कि आपको कितनी सेटिस्फेक्शन होती है। तो इस हवाले से वो, उसको आप पानी के गिलास पिलाते हैं तो वो कहता है कि मुझे पहले यूनिट से वो कहता है कि मुझे 10 यूटिलिटी मिली। और उसके लिए हम एक जो टर्म यूज़ करते हैं उसे यूटल्स कहते हैं। यानी यूटिलिटी को मेजर किस यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है यूटिलिटी का? यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड यूटल्स। ये जो यूटल्स का लफ्ज है ना, ये किसने बताया था? ये बताया था डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है ना जी, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यूटल सॉरी ये जो यूटल है, यूटल, दोबारा लिख लेते हैं, UTILS, यूटल्स। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ये बिल्कुल वही बात है जैसे आप लोग लीटर कहते हैं या मीटर कहते हैं। हर चीज़ का एक पैमाना होता है ना, जिसमें आप उस चीज़ को मेजर कर रहे होते हैं। इस तरह से ये अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि यूटिलिटी का जो मेजर करने का पैमाना होगा ना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा ना, उसको वो यूटल कहता है। तो इसका मतलब ये है कि आपसे पूछते हैं कि आपको कितने, एक गिलास पानी पिया तो आपको कितनी यूटिलिटी मिली, तो आप कहेंगे 10 यूटल्स। ठीक है ना, यानी 10 तस्कीन के यूनिट्स मिले आपको। समझ गए? और ये आर्बिट्रेरी मेजर है, यानी एक फर्जी सा उसने पैमाना बनाया है। दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी मेजर ऑफ यूटिलिटी। तो वो कौन सा है? तो वो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के लिए जो उसने पैमाना बनाया है यूटिलिटी का, वो अल्फ्रेड मार्शल ने बनाया। और उसको जो उसका जो यूनिट है उसको हमने क्या कहना है?
उसको हमने यूटल कहना है। ये यूटल का लफ्ज समझ आ गया आपको? अच्छा, तो 10 यूटल मिले। फिर उससे कहा कि दूसरा गिलास पानी पियो, तो उसने कहा मुझे 8 मिले। फिर जाहिर सी बात है, जितने आप यूनिट इस्तेमाल करते जाते हैं तो आपकी तस्कीन जो है वो कम होती चली जाती है। फिर 4 हो गई, 4 यूटल्स है ना, और फिर 2 यूटल्स, और फिर 0 यूटल्स, फिर -4, -2, -4। तो ये सारे क्या है, ये यूटल्स। तो ये सारा बात समझ आ गई। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये हमें पता चल रहा है कि जो जो हम किसी चीज़ को कॉन्टीन्यूसली यूज़ करते चले जाते हैं, उसकी यूटिलिटी जो है वो कम होती चली जाती है। ये आप इस चीज़ को अपनी अमली ज़िंदगी में भी देखते हैं कि आप कोई भी चीज़ कॉन्टीन्यूसली यूज़ करना शुरू कर दें तो उसकी यूटिलिटी कम होना शुरू हो जाएगी। आप कॉन्टीन्यूसली जो है खाना खाना शुरू कर दें, पानी पीना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें, टीवी देखना शुरू कर दें, तो उसकी यूटिलिटी क्या होती चली जाती है, कम होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अब इसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि हमें मार्जिनल यूटिलिटी तो समझ आ गई। इसके बाद है टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी मैं ज़रा डिटेल से डिस्कस भी करता हूँ अभी, लेकिन एक चीज़ ये ज़हन में रखें कि अगर हम ऐड कर लें, एडिंग दी मार्जिनल, ये इकोनॉमिक्स का रूल है कि मार्जिनल को जब भी ऐड करते हैं वी गेट टोटल। एडिंग द मार्जिनल वी गेट टोटल, ये रूल आपको पता होना चाहिए। तो एडिंग द मार्जिनल, मार्जिनल कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर मार्जिनल क्या है, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी है। यहाँ पे क्या है, तो इनको यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, टोटल यूटिलिटी फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला क्या होगा कि हम इसको ऐड करेंगे। जैसे 10 तो वैसे ही लिख देंगे, और 10 और 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 18, और 18 में 6 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 24, 24 में फिर 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 28, 28 में ये 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 30, 30 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 30, 30 में 2 ऐड करेंगे -2 तो जवाब आएगा 28, और 28 में -4 ऐड करेंगे तो जवाब क्या आएगा 24। तो ये आपके सामने टोटल यूटिलिटी फाइंड होगी आपके पास, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम ये इसका भी मेजरमेंट जो यूनिट होगा वो क्या होगा, यूटल्स होगा। तो ये भी यूटल्स हैं। तो ये आप समझ गए कि हम यूटल्स लिख सकते हैं, लिखना ना चाहें तो आपको पता होना चाहिए कि ये यूटल्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हमें टोटल दिया गया हो और हमें कहा जाए कि ये तो पहले मार्जिनल से मैंने टोटल फाइंड करके दिखाया, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको टोटल दिया गया हो और आपसे कहा जाए कि आप मार्जिनल फाइंड करके दिखाएं, जैसे ये मैं मार्जिनल मिटा देता हूँ और मैं अब आपसे कहता हूँ कि जी आप फाइंड करके दिखाएं, क्या भला मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करके दिखाएं। तो मार्जिनल, हमेशा आपको पता है कि मार्जिनल किसे कहते हैं, ये आप लोगों ने पहले कई दफ़ा पढ़ा हुआ है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का फार्मूला होगा चेंज इन टोटल यूटिलिटी ओवर चेंज इन एक्स। तो ये फॉर एग्जांपल जो ग्लासेस ऑफ वाटर हैं उसको आप क्या कह लें, एक्स कह लें, ठीक है ना जी। तो ये इसका फार्मूला होगा। तो चेंज लेना है आप लोगों ने, तो आप ज़रा मेरी हेल्प करें। 10 ये तो वैसे ही आ जाएगा ना। अच्छा, अब इसका चेंज लें, तो चेंज कैसे लेते हैं, चेंज इन टोटल यूटिलिटी फाइंड करना है ना। ये देखें, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ओवर चेंज इन एक्स है। तो चेंज निकालें, 18 में से 10 माइनस करें, है ना, तो आ जाएगा 8, और इधर 2 में से 1 माइनस करें तो आ जाएगा 1। तो 8 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये 8 आ गया। अच्छा, फिर 24 में से 18 माइनस करें तो ये आ जाएगा 6, है ना, और इधर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 1, तो 6/1 क्या आ जाएगा 6, ठीक है ना जी। इसी तरीके से 28 में से 24 माइनस करेंगे 4, और इधर 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, 4/1 4, और इसी तरीके से 30 में से 28 माइनस करेंगे, और उधर उधर तो एक एक का डिफरेंस आता जा रहा है, आप समझ भी रहे हैं। तो 30 में से 28 जाएंगे तो वो क्या आ जाएंगे 2, और फिर 30 में से 30 माइनस जाएंगे तो 0, 28 में से 30 माइनस करेंगे तो -2, और 24 में से 28 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन मार्जिनल यूटिलिटी एंड हाउ यू कैन गेट द टोटल यूटिलिटी। अच्छा, अब यहाँ पर जो अगली बात है वो ये है कि आपको ये समझा दूं कि ये बात समझिए कि ये बात समझिए कि यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको
कि मार्जिनल जो है, मार्जिनल का मतलब मैंने पहले भी आपको समझाया था, वैसे दोबारा बता रहा हूँ कि मार्जिनल मींस नेक्स्ट यूनिट और एडिशनल यूनिट, नेक्स्ट यूनिट और एडिशनल यूनिट, ठीक है। और मार्जिनल का मतलब, मार्जिनल को मेजर कैसे करते हैं? मार्जिनल को मेजर करते हैं हम स्लोप से, ठीक है ना। मार्जिनल का मतलब स्लोप भी है, और मार्जिनल का मतलब मैंने आपको बताया था कि इसको हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। मार्जिनल का मतलब डेरिवेटिव भी होता है, ठीक है ना जी। तो अच्छा जी, तो यहाँ पर मार्जिनल क्लियर हो गया ना कि मार्जिनल कैसे फाइंड करते हैं। तो मार्जिनल का मतलब नेक्स्ट यूनिट है या एडिशनल यूनिट है, या मार्जिनल का मतलब स्लोप है या डेरिवेटिव है। ये मैंने सारी बातें पहले भी समझाई हैं। या मार्जिनल का मतलब जो है वो टेन थीटा भी है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है सारी चीज़ें। तो बहरहाल मार्जिनल का मतलब सिंपल ये है कि नेक्स्ट यूनिट, एडिशनल यूनिट, और मार्जिनल का मतलब है मार्जिनल का मतलब है लास्ट यूनिट। ये सारे मतलब हैं मार्जिनल के। तो मार्जिनल का मतलब है एक्चुअली 1/1। मार्जिनल मीन्स 1/1। अच्छा, मैं मज़ीद समझाता हूँ, एक चीज़ और समझाता हूँ आपको, वो ये कि जैसे यहाँ देखें, यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट, और यहाँ पे हम लिखते हैं 1, और इसी तरह यहाँ हम लिखते हैं सेकंड, और यहाँ लिखते हैं 2, फिर लिखते हैं 3, सॉरी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हम लिखते हैं थर्ड, और यहाँ पे हम लिखते हैं 3, फिर इसी तरीके से ये चलता जाएगा आगे, ठीक है ना जी। ये आगे चलता जाएगा इसी तरीके से। तो अब ये मैं आपसे पूछूं इनमें क्या फ़र्क है, तो आप ज़ाहिर सी बात है फ़र्क बताने के बजाय आप क्या करते हैं, आप इसका उर्दू तर्जुमा बताना शुरू कर देते हैं। तो मैं वो लिख ही दूँ दूसरा, और इसे हम कहते हैं तीसरा। इसका पूछूंगा तो आप कहेंगे ये इसका मतलब है एक, ठीक है ना जी। इसका क्या मतलब है एक, इसका पूछूंगा तो आप कहेंगे दो, टू का मतलब आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे दो, थ्री का मतलब पूछूंगा तो आप कहेंगे तीन। तो अब मैं पूछूंगे वन और फर्स्ट में क्या डिफरेंस है, सेकंड और टू में क्या डिफरेंस है, थर्ड और थ्री में क्या डिफरेंस है। तो मेरा ख्याल है कि आपने यही बताना था जो मैंने आपको बता दी है, कि आपने उर्दू तर्जुमा कर देना था। तो ये फ़र्क तो तर्जुमा है, लेकिन असल में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये वाले जो नंबर्स हैं, ये वाले सारे, ये दोनों नंबर्स हैं, इनको और ये वाले जो नंबर्स हैं, इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है ना जी। तो इन नंबर्स को हम कहते हैं कार्डिनल नंबर्स, और इन नंबर्स को हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है। ये कार्डिनल नंबर्स हैं और ये क्या हैं, ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं। एक फ़र्क तो ये हो गया। दूसरा दूसरा फ़र्क ये है कि ये जो ये वाले नंबर्स हैं जिनको मैंने ऑर्डिनल नंबर्स कहे हैं, ये किसको शो करते हैं? ये मार्जिनल को शो करते हैं। ये किसको शो करते हैं? इकोनॉमिक्स में मार्जिनल को शो करते हैं। और ये किसको शो करते हैं? ये टोटल को शो करते हैं इकोनॉमिक्स में। ये टोटल को शो करते हैं, और ये किसको शो करते हैं? मार्जिनल को। क्योंकि जो मार्जिनल होता है वो एक्चुअली 1/1 होता है। और आप देखें कि ये जो है, ये 1/1 है मार्जिनल का मतलब, क्योंकि मैंने अभी बताया मार्जिनल का क्या मतलब होता है। मार्जिनल का मतलब अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। तो एक सेकंड, ये मार्जिनल का मतलब मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट यूनिट, एडिशनल यूनिट, या लास्ट यूनिट, या 1/1, 1/1। तो ये सारे मतलब मार्जिनल के ही हैं। अब इनमें इनमें फ़र्क क्या है?
ये 1/1, ठीक है ना जी। तो इनमें फ़र्क क्या है ये मैं अभी आपको सॉरी 1/1, ठीक है ना जी। तो ये है जी इनका मतलब। देखो जब मैं कहता हूँ कि आपसे मैं पूछता हूँ फॉर एग्जांपल कि जी हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, तो आप किस में से बोलेंगे, इन नंबर्स में से बोलेंगे या इन नंबर्स में से बोलेंगे, यानी इन कार्डिनल नंबर्स में से बोलेंगे या ऑर्डिनल नंबर्स में से बोलेंगे। तो आप इन में से बोलेंगे, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन दिस क्लासरूम। इसका मतलब ये है कि मैं एक्चुअली पूछ रहा हूँ टोटल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स मीन टोटल पूछ रहा हूँ। तो आप कहेंगे जी कि इस क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। 40, तो 40 इधर ही आएगा ना। 40 कहाँ पे आएगा, 40 इधर ही आएगा। कहाँ कहाँ कहीं यहीं पे आएगा ना, और आगे ये चलता जाएगा। तो 40 और इधर क्या आएगा, इधर आएगा 40th, है ना। इधर क्या आएगा, 40th आएगा, और इधर क्या आएगा, 40 आएगा। तो 40th और 40th और 40 में क्या फर्क है, 40th का मतलब है 40वां। 40th का क्या मतलब है, 40th का मतलब है 40वां। और 40 का क्या मतलब है, 40 का मतलब है 40 और 40वां में क्या है फर्क है। 40th 40वां है, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ जो आपके पास है वो क्या है, वो है 40। तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गए, ये 40th है और ये क्या है 40 है। तो 40 और 40वां में क्या है फर्क है। जैसे ये है 3 टोटल है, और थर्ड क्या है, थर्ड टोटल नहीं है, थर्ड तो एक है, ये थर्ड एक है लेकिन 3 एक नहीं है। दोनों में फर्क समझिए, थर्ड एक है, थर्ड एक है लेकिन 3 एक नहीं है। 3 तो टोटल है, 3 क्या है टोटल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे जो हैं, ये वाले सारे, ये सारे 1/1 है, ये सारे एक हैं 1/1। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ, है ना। 100th TH आएगा साथ। 100वां एक यूनिट होगा, लेकिन 100 एक यूनिट नहीं होगा। 100 और 100th के अंदर फर्क है। इसी तरीके से 40 और 40th में फर्क है। इसी तरीके से 70 और 70 किधर आएगा, टोटल में आएगा। और 70th का मतलब क्या होगा, 70वां एक बंदा होगा। मैं पूछता हूँ आपकी क्लास में कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे 40। तो मैं कहता हूँ 40वां कौन है, हु इज द 40th, तो एक होगा। तो 40th एक है, और एक क्या है, एक को मार्जिनल कहते हैं 1/1 को। समझ आ गई। तो ये दोनों में डिफरेंस समझ आ गया कि ये मार्जिनल जो है वो क्या होता है और टोटल क्या होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ देखें, यहाँ मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि जी आपको 2 गिलास पानी पीने से कितनी यूटिलिटी मिली, 2 गिलास पानी से। तो दो दो मैं पूछ रहा हूँ, दो दो किस में आता है, दो किस में आता है, ये है ना दो। तो दो किस में आता है, दो टोटल में आता है। तो आप टोटल वाला कॉलम पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे 18 यूटिल्स मिले जी हमें 2 गिलास पानी पीने से। और अगर मैं कहता हूँ सेकंड ग्लास से कितने मिले, तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे 8। सेकंड से कितने मिले, 8। और 2 से कितने मिले, आप कहेंगे 18। मेरी बात समझ आई। इस तरह मैं आपसे पूछता हूँ थर्ड ग्लास से कितनी यूटिलिटी मिली, थर्ड ग्लास से, तो आप कहेंगे 6। और मैं कहूंगा कि 3 ग्लास से कितनी मिली, तो आप कहेंगे 24। समझ आ गई बात। तो ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है, ये 1 2 3 भी है, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ भी है। समझ आ गई बात। यानी अगर ये यही वाले मार्जिनल के कॉलम में पढ़ेंगे तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पढ़ा जाएगा, और अगर यही टोटल वाले कॉलम में पढ़ा जाएगा, ग्लास वाला कॉलम, तो फिर इसको पढ़ेंगे 1 2 3 4। जैसे मैं पूछता हूँ कि 5 ग्लासेस से कितनी यूटिलिटी मिली, 5 ग्लासेस से कितनी यूटिलिटी मिली, 5, तो आप कहेंगे 30। अगर मैं कहता हूँ फिफ्थ यूनिट से, फिफ्थ ग्लास से कितनी मिली, तो आप कहेंगे 2 यूटिल मिले। 5वां ग्लास और 5 ग्लासेस में फर्क है। समझ आ गई बात। 5वां ग्लास किधर आएगा, इधर आएगा मार्जिनल वाले में, तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा एक होगा ना।
तो एक एक करके यूटिलिटी, जो इसका मतलब ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये एक एक ग्लास की यूटिलिटी बता रही है, और ये टोटल जो है ये जितने आप जहां तक टोटल करेंगे उतने ग्लासों की आ जाएगी। जैसे आप 4 तक टोटल कर लें तो 4 तक ये टोटल कर लें यहां तक, तो ये देखें 10 जमा 8 जमा 6 जमा 4, तो ये 28 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये चारों को आपने ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो एक एक ग्लास की यूटिलिटी है, और टोटल जो है जहां तक ऐड कर लेंगे मार्जिनल को उतने तक की यूटिलिटी है। जैसे मैं कहूँ 3 छठे ग्लास से कितनी यूटिलिटी मिली, छठे से तो आप कहेंगे 0 यूटिलिटी मिली। और मैं कहता हूँ 6 ग्लासेस से कितनी मिली तो आप कहेंगे 30। समझ आ गई बात? तो छठा और 6 में क्या है, फर्क है। ये बातें समझ आ गई आप? अच्छा, उसके बाद आगे चलें। ये दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए, मार्जिनल और टोटल। अच्छा, इसके बाद है कि जो पहला वेरी फर्स्ट यूनिट जो अब आप यूज करते हैं, वेरी फर्स्ट यूनिट, और उससे जो आपको यूटिलिटी मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं। और यहाँ पर पहले ग्लास से जो आपको यूटिलिटी मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 10, ये वाली। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम इनिशियल यूटिलिटी कहेंगे। जो पहले पहले यूनिट से यूटिलिटी मिलती है उसको हम इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद ये है कि यहाँ पे चेक कीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ तक क्या हो रहा है कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, पॉजिटिव है। यहाँ तक 2 तक पॉजिटिव है। तो उसके बाद ये जो है ये क्या है, नेगेटिव है। और ये क्या है, ये 0 है। ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। यहाँ तक मार्जिन यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव, ये 0 और ये नेगेटिव। समझ गए? तो 3 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया। अब आपने ये चीज चेक करनी है कि when margin utility is positive, total utility is increasing। ठीक है, ये देखें, ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। when margin utility is positive, ये देखें, ये margin utility यहाँ तक क्या है, पॉजिटिव है। और इसी रेंज में आप चेक करें टोटल यूटिलिटी क्या कर रही है। ये जो मैंने हाईलाइट किया येलो में, आपको नजर आ रहा होगा कि व्हेन मार्जिन यूटिलिटी इज पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग। और ये इंक्रीज हो रही है, यानी 10 और उसके बाद 18, 24, 28, 30 मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव है। यानी इनके नंबर्स देखें, 10, 8, 6, 4, 2 तक जो है ये मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव है। और टोटल यूटिलिटी क्या है, उसी रेंज के अंदर ये देखें यहाँ तक, इसके अंदर टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। और इस जगह पर आपको नजर आ रहा होगा कि इस जगह पर मार्जिन यूटिलिटी क्या है, वो मार्जिन यूटिलिटी जो है वो पॉजिटिव है। ये MU क्या है, पॉजिटिव है, ये वाली सारी चीज। और इस जगह पर TU क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फिर यहाँ देखें, जब मार्जिन यूटिलिटी जो है, मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव होती है, मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है। जैसे आप इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ये इस कलर से, ये कौन सा कलर है, ब्लू है शायद। तो मार्जिन यूटिलिटी जब नेगेटिव होती है तो उस वक्त टोटल यूटिलिटी देखें क्या कर रही है। तो टोटल यूटिलिटी इस रेंज के अंदर वो डिक्रीज कर रही है। समझ गए? इसका मतलब व्हेन मार्जिन यूटिलिटी इज नेगेटिव, द टोटल यूटिलिटी इज फॉलिंग। तो ये बात भी लिख देते हैं, when margin utility is negative, total utility is
डिक्रीजिंग, ठीक है। और तीसरी जो बात है इसके अंदर वो ये है कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। और ये पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट हम शो कर देते हैं। टोटल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, सॉरी मार्जिन यूटिलिटी इज 0, देन टोटल यूटिलिटी इज, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं किसी और कलर से। ये देखिए, ये जो पॉइंट है इस जगह पर मार्जिन यूटिलिटी क्या है, इस जगह पर मार्जिन यूटिलिटी 0 है, और इस जगह पर टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। और इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, या इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी, ठीक है जी। ये पॉइंट है वो, इसको जहां पर टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है, ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन भी कहलाता है, या पॉइंट ऑफ सैटिटी भी कहलाता है, या इसी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं। अब आप कहेंगे ये 30 ये मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम तो इधर भी हो रही थी, यहाँ पर भी हो रही थी, लेकिन हम ये देखेंगे कि लास्ट यूनिट, क्योंकि मार्जिनल का मतलब मैंने क्या कहा था आपको कि नेक्स्ट यूनिट, एडिशनल यूनिट या लास्ट यूनिट, तो हम आखिरी एक और यूनिट इस्तेमाल करके देखेंगे कि इससे ज़्यादा तो नहीं हो रही, तो इससे ज़्यादा करके देखा, यानी जब ये छठे यूनिट पे आई है ना, तो जब हमने ये छठे यूनिट पे आ रही है चीज़, जब हमने सातवां देखा तो ये देखें ये नेगेटिव में चलेगी, तो और टोटल फॉल करेगी, तो हमने कहा यही सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 30 के बाद फिर एक 5वें के बाद छठा यूनिट ग्लास जब हमने पिया तो फिर हमें पता चल गया। तो नेक्स्ट करके देख लेना है कि उसके बाद गिर तो नहीं रहा, था जो फाइनल लास्ट होगा वही ले लेना है फिर। तो ये पॉइंट ऑफ सैचुरेटी भी कहलाता है, इसको पॉइंट ऑफ सैचुरेटी कह लीजिए, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कह लीजिए, या इसी पॉइंट को जहां पर टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, इसी पॉइंट को ही हम और क्या कहते हैं, इसको हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, ठीक है जी। ये सारा आपको क्लियर हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कह लीजिए। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपसे पूछेगा कहाँ पे होता है एमसीक्यूज में, तो आप बता देंगे कि जहाँ पर एमयू क्या होता है, 0, यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो आपने पॉइंट लिया हुआ है, दिस वन, तो आप कहेंगे दिस इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है ना जी। ये दिस इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहाँ मार्जिन यूटिलिटी 0, वहाँ पर टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम। इसको हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, या बाकी नाम मैंने ऊपर लिख भी दिए हैं, ये भी दोबारा लिख के दे रहा हूँ, इसको हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है ना जी। या इसको हम पॉइंट ऑफ सैचुरेटी भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन भी कहते हैं, ये सारे नाम कहते हैं, ठीक है जी। तो अब हमें क्लियर हो गया। अब आपको ये समझ आ गया कि ये जो जहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव होती है, ये वाले जो पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को हम नेगेटिव मार्जिन यूटिलिटी कहते हैं, या इसको हम डिस यूटिलिटी भी कहते हैं। यानी नेगेटिव जब जहाँ पर मार्जिन यूटिलिटी होगी ना, उसको डिस यूटिलिटी कह लीजिए, या उसको हम नेगेटिव मार्जिन यूटिलिटी भी कहते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक कोई पॉइंट समझ आ गया हो आपको? तो ये था जी यूटिलिटी और उसकी काइंड्स। तो आपने यूटिलिटी की काइंड्स कितनी पढ़ ली, एक मार्जिनल यूटिलिटी, एक टोटल यूटिलिटी, और एक आपने पढ़ लिया क्या कहते हैं इसको, इनिशियल यूटिलिटी, है ना, ये भी काइंड है, जो पहले पहले यूनिट से आपको यूटिलिटी मिलती है। और फिर आपने पढ़ लिया नेगेटिव यूटिलिटी, नेगेटिव यूटिलिटी मींस डिस यूटिलिटी। और फिर आपने पढ़ लिया इनके आपस में रिलेशनशिप। तो वो रिलेशनशिप आपके सामने है कि जब मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, जब मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी गिरती है। और फिर जब मार्जिन यूटिलिटी जो है वो, ये तीनों बातें, जब मार्जिन यूटिलिटी 0 होती है तो टोटल यूटिलिटी वहाँ पे क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? अच्छा,
अब ये तीनों, ये जो रिलेशनशिप है ये मैंने आपको बता दिए। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो इसी चीज़ को अगर हम एक और पढ़ लेते हैं कि जो यूटिलिटी की एक्चुअली मेजरमेंट है ना, उस पे थोड़ा सा, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी जो है उस पे जनाब दो तरह की अप्रोचेस हैं। एक को हम कहते हैं कार्डिनल अप्रोच और एक को हम कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। तो ये दो अप्रोचेस हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं किसकी, यूटिलिटी की। अच्छा, कार्डिनल अप्रोच और दूसरी कौन सी है, ऑर्डिनल अप्रोच है। ये दो अप्रोचेस हैं। अच्छा, इसमें से ये मैं मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी की बात कर रहा हूँ। कार्डिनल अप्रोच और दूसरी कौन सी है, ऑर्डिनल अप्रोच। अच्छा, जो कार्डिनल अप्रोच है ये दी थी डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने, और ये ऑर्डिनल अप्रोच जो दी थी ये दी थी जनाब, ऑर्डिनल अप्रोच दी थी जे.आर. हिक्स, जे.आर. हिक्स, और दी थी जनाब आर.जी.डी. एलन ने, और ठीक है जी, ये दो बंदे। इसके अलावा ये जो कार्डिनल अप्रोच थी ये समझते थे कि यूटिलिटी कैन बी measured in cardinal numbers, और ये कहते थे कि यूटिलिटी, सॉरी, ये कहते थे कि यूटिलिटी कैन नॉट बी measured in cardinal numbers but utility can be measured in ordinal numbers। ठीक है, तो ये क्या कहते थे कि कार्डिनल नंबर्स में नहीं हो सकती, इसलिए इसका नाम ऑर्डिनल अप्रोच है, क्योंकि ये ऑर्डिनल नंबर्स में मेजर करते हैं यूटिलिटी को, और इसका नाम कार्डिनल अप्रोच है क्योंकि ये मेजर करते हैं कार्डिनल नंबर्स के अंदर। और कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स क्या क्या हैं ये जनाब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ऑर्डिनल नंबर्स ये वाले हैं और कार्डिनल नंबर्स ये वाले हैं आपके सामने। ठीक है, ये कार्डिनल, ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं, और ये कौन से हैं, ये जो है ये कार्डिनल नंबर्स हैं। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अच्छा, इसके बाद ये है कि जो कार्डिनल अप्रोच है ये बेस करती है टू लॉज के ऊपर। इसके अंदर कितने हैं, टू लॉज हैं, और वो टू लॉज कौन से हैं, नंबर वन को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और दूसरे लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये दो लॉज हैं। अच्छा, जो ऑर्डिनल अप्रोच है ये ऑर्डिनल जो अप्रोच है वो जनाब बेस करती है किसके ऊपर, वो बेस करती है इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस के ऊपर। और इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है वो बेस करता है दो चीज़ों के ऊपर, एक खुद इनडिफरेंस कर्व के ऊपर, इसको बोलते हैं आईसी,
और नंबर 2 ये बेस करता है बजट लाइन के ऊपर, इसको कहते हैं BL। तो ये है जी स्टोरी। समझ गए? तो ठीक, कार्डिनल नंबर्स जो हैं उसे हम कहते हैं 1 2 3, ये सारे ये कार्डिनल नंबर्स हैं। ऑर्डिनल नंबर्स क्या हैं, क्या क्या हैं? ऑर्डिनल नंबर्स हैं जनाब, ऑर्डिनल नंबर्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एटसेट्रा। ये मैंने फिर दोबारा से भी समझा दी। तो ये है जी स्टोरी। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपको मैं पूछूं, ये जो ऊपर मैंने क्वेश्चन अभी पढ़ाया आपको, यानी काइंड्स ऑफ यूटिलिटी, ये तो इसके अंदर जो यूटिलिटी की मेजरमेंट हुई हुई है, ये देखें 10 8 6, ये कौन से नंबर हैं? ये वाले 10 8 6 4 2, ये कौन से नंबर्स हैं? ये कार्डिनल नंबर्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये कार्डिनल अप्रोच के मुताबिक मैंने आपको समझाया है पहले, समझ गए? क्योंकि इसमें यूटिलिटी के वाले कॉलम में, दोनों यूटिलिटी वाले दोनों कॉलम में देखें तो नंबर हमने कार्डिनल नंबर्स लिए हुए हैं, यानी ये वाले, यानी 1 2 3, ये वाले देखें, इसके अंदर आ रहे नंबर 8 10 8 6 4, है ना? और इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर मैंने समझाया ये कार्डिनल के मुताबिक समझाया। अच्छा, आगे ये है कि हमें क्या देखना है, हमें आपके जो सिलेबस है उसमें उन्होंने कार्डिनल अप्रोच भी कहा है समझाएं आपको, और ऑर्डिनल भी समझाएं, लेकिन उन्होंने कार्डिनल के अंदर ये कहा है कि 2 लॉज होते हैं। उन्होंने जो आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं ना, वो एक लॉ लिखा हुआ है, सिर्फ ये वाला नहीं लिखा हुआ। तो फिर ये नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में नहीं है, सिर्फ ये वाला ही पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ यही है। ठीक है ना जी, यही वाला है सिर्फ, ये वाला। वैसे तो कार्डिनल अप्रोच इन दोनों के ऊपर बेस करती है, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसे बता दूंगा आपको कि ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे। बाकी सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में सिर्फ यही वाला है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। और ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर जो है वो इंडिफरेंस कर्व हमने पढ़ना है सारा। तो ये सारा सिलेबस में है, ये यानी ये सब कुछ है सिलेबस में, ये हमने पढ़ना है। लेकिन पहले अभी हम डिस्कशन कर लेते हैं किसके ऊपर, इस लॉ के ऊपर डिस्कशन करते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। और एक्चुअली ये लॉ आप पढ़ चुके हैं, मैंने ऊपर जो पढ़ाया है काइंड्स ऑफ यूटिलिटी के अंदर वो इसी चीज़ को डिस्कस किया, लेकिन मैं दोबारा से बता देता हूँ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मैंने अभी आपको बता चुका हूँ शुरू में भी कि ये जो है ये किस किस अप्रोच के तहत चल रही है कहानी। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी किसके अंडर आता है? ये कार्डिनल अप्रोच के अंदर आता है ना। यानी कार्डिनल अप्रोच जो है वो बेस करती है इस लॉ के ऊपर और इस लॉ के ऊपर, ये दोनों लॉज का मतलब कार्डिनल अप्रोच है। और ये दोनों लॉज दिए भी किसने हैं? ये दोनों लॉज डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने दिए, ठीक है ना जी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन, और ये वाली जो कहानी है इंडिफरेंस कर्व वाली, ये आपको मैंने बता दी थी। ये वाली किसने दी हुई है, यानी ऑर्डिनल अप्रोच, ये J.R. हिक्स और एलन ने दी हुई है, ठीक है। इनका फर्क भी आपको समझ आ गया। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये किसने प्रेजेंट किया, मैं दोबारा लिख देता हूँ, एल्फ्रेड एल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है ना जी। और अब इसने क्या कहा? इसने ये कहा कि इसके जो अल्फाज हैं, लेकिन अल्फाज पे बात करते हैं। डिमिनिशिंग का मतलब होता है, डिमिनिशिंग का मतलब ये होता है कि कोई चीज कॉन्टिन्यूसली क्या करे, डिक्रीज हो। जो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो उसे डिमिनिशिंग कहते हैं। मार्जिनल का मतलब होता है नेक्स्ट यूनिट, ये मैं टाइटल समझा रहा हूँ पहले, नेक्स्ट यूनिट। और यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी का क्या मतलब है? तस्कीन। ये मैंने अभी शुरू में बताया था आपको कि यूटिलिटी का क्या मतलब है। यूटिलिटी का मतलब है जनाब ये सेटिस्फैक्शन, ये यूटिलिटी मींस सेटिस्फैक्शन, ये मैंने आपको समझाया था ना। यूटिलिटी मींस सेटिस्फैक्शन, ओके। अच्छा, तो ये मैं टाइटल डिस्कस कर रहा था आपसे।
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। प्रेजेंटर कौन है? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। और इसने ये क्या कहा? उसने ये कहा कि अदर थिंग्स, मैं उसकी स्टेटमेंट आपको लिखवा दूं तो ये यहाँ से भी आपको पहले स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो ये लॉ बन गया ना। तो ये क्या बता रहा है? ये लॉ बताता है, अब लॉ के टाइटल में देखें, वो बता रहा है जब किसी चीज का नेक्स्ट यूनिट आप यूज करते हैं, नेक्स्ट यूनिट, तो हर अगले चीज की नेक्स्ट यूनिट की जो सेटिस्फेक्शन होती है वो क्या हो जाती है? कॉन्टिन्यूसली कम होती चली जाती है। समझ रहे हैं? एक रोटी खाई फिर दूसरी रोटी खाई, या एक गिलास पानी पिया फिर दूसरा पिया। इसलिए मैंने कहा कि ये मैंने ला तो पढ़ा दिया है आपको। ये जो मैंने काइंड्स पढ़ाई थी ना आपको, काइंड्स ऑफ यूटिलिटी, इसमें यहाँ पे चेक करें तो मार्जिन यूटिलिटी देखें फॉलो हो रही है, 10 8 6 है ना, 4 2 0 -2 -4 फॉलो हो रही है ना। और ये देखें गिलास का कॉन्टिन्यूसली, पानी के गिलास कॉन्टिन्यूसली आप पी रहे हैं, तो इसका कॉन्टिन्यूसली यूज करते हैं तो मार्जिन यूटिलिटी फॉल करती चली जाती है। तो ये जो टेबल आपके सामने इस वक्त नजर आ रही है आपको, ये एक्चुअली टेबल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की टेबल है। तो मैं यही टेबल दोबारा आपको समझा दूंगा, ठीक है ना जी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या कहता है, वो आपको इसके टाइटल से नजर आ गया कि किसी भी चीज का जब नेक्स्ट यूनिट आप यूज करते हैं तो उसकी सेटिस्फेक्शन क्या करती है? कॉन्टिन्यूसली क्या करती है? डिक्रीज करना शुरू हो जाती है। तो ये लॉ के टाइटल से ही बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ना जी। तो ये क्लियर। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है? लॉ की डेफिनेशन नहीं हुआ करती होती, लॉ की स्टेटमेंट होती है। कोई भी दुनिया का लॉ, उसकी स्टेटमेंट होती है। डेफिनेशन हमेशा टर्म्स की होती है। तो अदर थिंग्स या अदर फैक्टर्स, अदर थिंग्स remaining the same, each additional unit of a commodity gives less utility to the consumer than the previous unit, than the previous unit if the commodity is used continuously। ये है जी लॉ की स्टेटमेंट, कोई मुश्किल नहीं है, ये वही बात है। एक्चुअली लॉ कहता है कि मैं पहले सिंपल वर्ड्स में बता दूं, लॉ ये कहता है कि किसी भी चीज़, फॉर एग्जांपल एक्स चीज़ है, उसकी क्वांटिटी आप यूज़ करते जाएंगे तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी क्या होगी? कम होती चली जाएगी। ये है जी लॉ। ये पूरी स्टेटमेंट के अंदर यही बात ही निकलेगी जो मैंने आपको लिख के बता दी है कि किसी भी चीज़ को यूज़ करेंगे तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ पे देखें, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ये तो अजम्पशन है। ईच एडिशनल यूनिट, कोई भी एक चीज का एडिशनल यूनिट किसी कमोडिटी का आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको लेस यूटिलिटी देगा, किससे? जो आपने प्रीवियस यूनिट यूज किया होगा, टू द कंज्यूमर, है ना। किसको? कंज्यूमर को। लेकिन शर्त ये है कि कमोडिटी को क्या करना है? कॉन्टिन्यूसली यूज करना है। ये है जी। तो इसका मतलब यूटिलिटी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। अभी हम अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, यानी ये अजम्पशंस ऑफ द लॉ है ना, इन पर बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ तक बात समझ में आ गई कि किसी भी चीज़ का एडिशनल यूनिट से हमें यूटिलिटी क्या मिलती है? लेस मिलती है। यही बात मैं यहाँ पे आपको कर रहा हूँ, किसके मुकाबले में? प्रीवियस यूनिट के मुकाबले में। लेकिन शर्त क्या है कि आपने कॉन्टिन्यूसली उस कमोडिटी को यूज़ करना है। और यही चीज़ आपने यहाँ पर देखी है, कहाँ पर बोला? इस टेबल में आपको नज़र आ रही है। यही चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की है कि आप यहाँ पे देखें कि आप ग्लासेस ऑफ वाटर है उसको आप कॉन्टिन्यूसली यूज़ करते चले जाएं, ये आपके सामने, तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी क्या होती चली जाती है? वो आपके सामने वो कम होती चली जाती है, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉ के मुताबिक अगर हम चलें तो यही यही टेबल दोबारा आ जाएगी
कि किसी भी चीज़ का कॉन्टिन्यूसली यूज़ करेंगे तो मार्जिन यूटिलिटी क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। और लॉ के अंदर चूंकि मार्जिनल का कॉलम मौजूद है तो फिर ये मैं अब दोबारा से भी आपको समझाने के लिए बना देता हूँ, बहरहाल ये रेप्लिकेट करूँगा कि एक्स चीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं, ये मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स है और ये टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स है। तो ये वन, ये इसको फिर अब मैं लिखता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्यों मैं लिख रहा हूँ ये चीज़, ये इसके साथ फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और ये एट्थ, ये मैंने खुद जानबूझ के लिख दिया है क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मेरा जो लॉ है वो किस पे बेस कर रहा है। जो लॉ है वो बेस कर रहा है, लॉ की टाइटल में देखें, मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। तो इसका मतलब मुझे मार्जिन यूटिलिटी के मुताबिक मुताबिक इस टेबल को एक्सप्लेन करना है, टोटल में ना भी बनाऊं। तो जब मैंने मार्जिनल के मुताबिक करना है तो फिर मुझे यहाँ पे वन के बजाय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिखना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसमें फॉर एग्जांपल टोटल यूटिलिटी नहीं भी बनाता तो लॉ एक्सप्लेन हो जाएगा। क्योंकि लॉ के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, 10 यूटल्स, फिर 8, ये 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर -2, फिर -4। तो इसका मतलब मार्जिनल के मुताबिक तो ये फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ही बनता है ना, इसलिए यहाँ पे लिखा जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि टोटल यूटिलिटी भी बता दें तो बता दें, कोई मसला नहीं। तो फिर यहाँ पे ये 10 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि मार्जिनल को ऐड करने से टोटल आता है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 18 आ जाएगा। फिर 3 तक ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा, 4 तक ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा। इस तरह ऐड करते जाएं, 28, फिर 30, फिर 30 आ जाएगा, फिर 28 आ जाएगा और फिर 24 आ जाएगा। लेकिन जब आप टोटल वाले कॉलम में एक्स क्वांटिटी इसको पढ़ेंगे ना, क्वांटिटी ऑफ एक्स को, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। समझ आ गई बात। लेकिन चूंकि हमारा फोकस मार्जिनल के ऊपर है तो मैंने मार्जिनल के मुताबिक यहाँ पे एग्जैक्टली ये इसके मुताबिक यही बनता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, ठीक है। लेकिन टोटल भी एक्सप्लेन करना है तो फिर आपने उसके मुताबिक टोटल वाले कॉलम को 1, 2, 3 पढ़ लेना है, ठीक है ना। यानी इधर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बजाय इस क्यू एक्स को फिर आपने क्या पढ़ना है, 1, 2, 3, 4 पढ़ना है, ठीक है। तो अब आपके सामने ये वही चीज़ है जो मैंने पहले आपको बता दी, अब इसमें कोई नई चीज़ कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ तक जो है वो मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी वही बात है, बढ़ रही है। इस जगह पर टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम हो गई है, ये देखें। और उस जगह पे मार्जिन यूटिलिटी क्या है, 0 है। ये मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव है तो टोटल यूटिलिटी फॉल कर रही है, ठीक है ना जी। इसी चीज़ को अब आप क्या कर सकते हैं, इसी चीज़ का आप ग्राफ बना सकते हैं। मैं ग्राफ बना के भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये आपके सामने, यहाँ पर टोटल यूटिलिटी, यहाँ पर मार्जिन यूटिलिटी, दोनों हमने प्लॉट करना है। और ये 0, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ एक्स जो आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपके पास देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी, आपने इसको एग्जैक्ट प्लॉट करके भी देख लेना है। ये आपके पास टोटल यूटिलिटी कर्व ऐसा बनेगा। क्यों बनेगा ऐसा, यहाँ पे चेक करें। यहाँ पे आपको नजर आएगा कि टोटल यूटिलिटी पहले क्या कर रही है, टोटल यूटिलिटी क्या कर रही है, जी। तो यहाँ पे चेक करें तो आपको नजर आएगा टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। ये देखें 24, 28 यहाँ तक बढ़ रही है ना टोटल यूटिलिटी, इसलिए टोटल यूटिलिटी कर्व भी देखें तो ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर ये टोटल यूटिलिटी देखें तो ये कांस्टेंट हुई और फिर फॉल करना शुरू हो गई यहाँ से। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक ये कांस्टेंट रह रहा है, फिर ये फॉल कर रहा है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये देख रहे हैं ना, ये इंक्रीज कर रहा है यहाँ तक। तो इसका मतलब 3 टेंडेंसीज हैं, बढ़ना, कांस्टेंट रहना और गिरना टोटल यूटिलिटी का। यही नजर आ रहा है कि यहाँ तक क्या कर रहा है, ये टोटल यूटिलिटी यहाँ तक बढ़ रही है, ये देखें बढ़ रही है, फिर ये कांस्टेंट हुई और फिर ये फॉल करना शुरू हो गई। 3 टेंडेंसीज हैं। अच्छा, मार्जिन यूटिलिटी देखें तो मार्जिन यूटिलिटी के अंदर आपको नजर आ रहा है कि वो शुरू में क्या है, शुरू में ये वैल्यूज इसकी पॉजिटिव हैं और फिर 0 होती हैं और फिर नेगेटिव होती हैं। लेकिन अगर हम क्वांटिटी ऑफ एक्स का और मार्जिन यूटिलिटी का रिलेशनशिप देखें तो रिलेशनशिप नेगेटिव है। ये मैंने अभी आपको ऊपर भी बताई है, नेगेटिव है। क्योंकि देखें कि क्वांटिटी बढ़ती जा रही है एक्स की, ये देखें बढ़ रही है, क्वांटिटी ऑफ एक्स बढ़ रही है, 1, 2, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बढ़ रही है, और मार्जिन यूटिलिटी फॉल कर रही है। इसका मतलब मार्जिन यूटिलिटी कर्व जब हम बनाएंगे तो वो नेगेटिवली स्लोप्ड होगा, क्योंकि उनका रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव है आपस में। तो
फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें तो टोटल यूटिलिटी इस जगह पर मैक्सिमम है, ये मैंने लाइन लगा के दिखाई आपको। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें अपनी आसानी के लिए, और ये आप देखेंगे कि ये आपके पास, अगर आप इसको खुद प्लॉट करेंगे तो आपको नज़र भी आ जाएगा, ये मार्जिन यूटिलिटी कर्व ऐसे बनेगा। यानी शुरू में ये ओवरऑल इसकी स्लोप, यानी स्लोप ऑफ मार्जिन यूटिलिटी कर्व जो है वो क्या है, वो नेगेटिव है। ये एक पॉइंट जो समझने वाला है, स्लोप इसकी नेगेटिव है, बट वैल्यूज जो हैं, वैल्यूज ऑफ एमयू जो हैं वो पॉजिटिव भी हैं, जीरो भी हैं और नेगेटिव भी हैं। वैल्यूज ये हैं, ये वैल्यूज देख सकते हैं, 10, 8, 6 ये पॉजिटिव हैं, 4, 2 तक, फिर 0, फिर नेगेटिव है। लेकिन स्लोप जो है एमयू कर्व की स्लोप नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि ये वाली बात मैंने अभी आपको समझाई, लॉ की वजह से। लॉ क्या कहता है कि नेक्स्ट यूनिट को जब आप यूज करेंगे तो उसकी यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। तो ये क्या है, दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ की वजह से ऐसा है, और इसी वजह से मार्जिन यूटिलिटी कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है, ये आपके सामने। तो स्लोप ऑफ द मार्जिन यूटिलिटी जो है वो क्या है, नेगेटिवली स्लोप्ड है। वैल्यूज ऑफ मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव भी हैं, जीरो भी हैं और नेगेटिव भी हैं। अच्छा, अगली बात कि अगर हम मार्जिन यूटिलिटी को मेजर कैसे करते हैं, मैंने पहले बताया कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी ओवर चेंज इन एक्स। अच्छा, फिर अगली चीज ये है कि टोटल यूटिलिटी कर्व की स्लोप क्या है, तो वो आपके सामने है कि स्लोप ऑफ टी यू इज पॉजिटिव एंड आफ्टर अ वाइल इट इज नेगेटिव। यानी शुरू में पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है। ये आपके सामने कि ये वाला जो हिस्सा है जिसको मैंने अभी ये वाला हिस्सा ग्रीन किया है, ये नेगेटिवली स्लोप्ड है, और जो येलो है वो ग्रीन, वो जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है। तो जो जो टोटल यूटिलिटी कर्व है वो आपके सामने, टोटल यूटिलिटी कर्व जो है वो उसकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। लेकिन जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज ऑफ टोटल यूटिलिटी है, वो भी जरा देख लें। वैल्यूज ऑफ टोटल यूटिलिटी कहीं पर भी नेगेटिव नहीं है और जीरो नहीं है, चेक कर लें। 10 से लेके 24 तक वैल्यूज हैं, कहीं पर भी नेगेटिव नहीं है और जीरो नहीं है। इसका मतलब ये है कि वैल्यूज ऑफ टी यू आर पॉजिटिव थ्रू आउट। ये अगली बात समझ आ गई। ये क्या है, आपको इसलिए लिख के दे रहा हूँ कि ये इसमें कंफ्यूजन ना हो आपको। और मार्जिनल से टोटल कैसे फाइंड करते हैं, ये भी मैंने बताया था कि एडिंग करते हैं, एडिंग मार्जिन यूटिलिटी वी गेट टोटल यूटिलिटी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब वो जो 3 रिलेशनशिप वहां पे पढ़े थे हमने, वो भी आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। कौन से भला? ये तीनों रिलेशनशिप, मैं आपको वहां पे ले चलो, ये वाले तीनों, ये तीनों रिलेशनशिप यहाँ पर आपको नजर आएंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये वाली टेबल यानी काइंड्स ऑफ यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एक ही क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि उसमें भी वही चीज है सारी। तो इसलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी पढ़ लेना या काइंड्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ लेना एक ही बात है, ठीक है ना, एक ही बात है। इसलिए मैंने वही चीज दोबारा बताई। तो ये रिलेशनशिप तीनों आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। इस यानी इसी टेबल का उधर भी ग्राफ बन सकता था, आप उधर भी बना लेते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन वो तीनों रिलेशनशिप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला ये था कि व्हेन मार्जिन यूटिलिटी इज जीरो टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। तो ये चीज यहाँ पे देखें, इस जगह पर एट दिस पॉइंट आप चेक करें कि यहाँ पर मार्जिन यूटिलिटी क्या है, जीरो है, ये आपको नजर आ रही है यहाँ पे जीरो। और इसी जगह पर आप परपेंडिकुलर जो मैंने ड्रॉ किया वो यहाँ पे इसलिए ड्रॉ किया था कि यहाँ पर टोटल यूटिलिटी क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। अच्छा, फिर आगे अगली बात ये है कि इस हिस्से में देखें, ये जिसको मैंने आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, काट रहा हूँ, ये वाला हिस्सा वो है जो MU 0 से ऊपर ऊपर है ना, लेकिन स्लोप नेगेटिव है थ्रू आउट। मैं वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। व्हेन मार्जिन यूटिलिटी इज पॉजिटिव, यानी वैल्यू ऑफ मार्जिन यूटिलिटी, तो टोटल यूटिलिटी इज
इंक्रीजिंग, और यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है, ये देखें टोटल यूटिलिटी इसी रेंज में क्या कर रही है ना, बढ़ रही है, ये यही वाली रेंज, ठीक है ना जी, ये सारी रेंज आपको नज़र आ रही, बढ़ रही। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पे देखें, इस जगह पर देखें कि जब ये दूसरी बात समझ आ गई, तीसरी बात देखें कि व्हेन मार्जिन यूटिलिटी इज, इस जगह पे ये वाली, तो इसको मैं पर्पल कर देता हूँ आपको समझाने के, ये पर्पल जो है व्हेन मार्जिन यूटिलिटी इज, ये नेगेटिव को शो कर रहा है, और इस जगह पर टोटल यूटिलिटी देखें तो ये क्या कर रही है, फॉल कर रही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन मार्जिन यूटिलिटी इज नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी इज फॉलिंग। ये तीनों बातें जनाब आपके सामने कि इस हिस्से पर मार्जिन यूटिलिटी क्या है, नेगेटिव, और इस हिस्से पर मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव, इस हिस्से मतलब इतने हिस्से, और इस हिस्से पर टोटल यूटिलिटी देखें बढ़ रही है। इसी तरीके से जब मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव है उस वक्त टोटल यूटिलिटी क्या कर रही है, फॉल कर रही है। ये तीनों बातें आपके सामने, क्लियर। अच्छा अच्छा, अब आप आ जाइए कि इसके अजम्पशंस क्या क्या हैं, जो हमने शुरू में कहा था कि अदर फैक्टर्स या अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ये वाली बात। तो अजम्पशंस क्या क्या हैं, नंबर assumptions of law of diminishing marginal utility। assumption क्या है जी, इसके कोई assumption जो है वो मैं आपको, 5 assumption है वो मैं आपको बता देता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5 assumption है इसके। पहला ये है कि suitable units, दूसरा है nature of the commodity, तीसरा है continuous use, चौथा है state of mind, और पांचवा है जनाब इसके अंदर कांस्टेंट इनकम। ये जी 5 अजम्पशन है इसके, या अदर फैक्टर्स जिसे आपने कहा था, अदर फैक्टर्स जो मीनिंग द सेम, अजम्पशंस। तो पहला सूटेबल यूनिट्स, सूटेबल यूनिट्स का मतलब ये है कि ये जो यहाँ पर आपने क्वांटिटी ऑफ एक्स यूज़ की है, इसके जो यूनिट्स होने चाहिए ना, ये किसी ने यानी जैसे हमने वहाँ पे लिखा था ग्लासेस, ग्लासेस ऑफ वाटर, तो ग्लासेस जो है वो क्या था, एक सूटेबल यूनिट था। यानी ये मैंने ये नहीं कहा था कि स्पून ऑफ वाटर, एक चम्मच पानी पिए दूसरा, तो यानी सूटेबल मतलब कि ना तो वो इतना छोटा यूनिट हो, ना ही बहुत बड़ा यूनिट हो, यानी ग्लास जो है वो सही है, चम्मच नहीं ठीक, ना मैं कहूँ जग, एक जग पानी पिए, जग भी सूटेबल यूनिट नहीं है। एक जग जो है पानी पिए फिर दूसरा पिए, तो दूसरा तो पी नहीं सकेंगे। तो इसलिए यहाँ पे यूनिट जो लिखे हैं ना वो सूटेबल लिखने हैं, ताकि लॉ को अगर हमने देखना है कि वो लॉ वाकई सही है या नहीं है, लॉ को हमने प्रैक्टिकली चेक करना है और ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि किसी भी चीज़ के यूनिट्स के बढ़ने से उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है, तो उसके लिए यूनिट्स जो हैं वो सूटेबल लेने पड़ेंगे। जैसे मैंने ग्लासेस लिखे थे, और ग्लासेस भी जो हैं वो इंसानों वाले लेने हैं, पहलवानों वाले नहीं लेने, ठीक है, बड़े बड़े ग्लास नहीं लेने जो वो लस्सी पीते हैं उसमें, वो वाले नहीं लेने, ठीक है ना। तो बहरहाल वो माइंड ना करें कोई पहलवान हो तो। अच्छा, आगे है कि नेचर ऑफ द कमोडिटी, यानी नेचर ऑफ द कमोडिटी का मतलब ये है कि जब हमने ग्लासेस ऑफ वाटर लिखा था तो पहला ग्लास भी पानी का ही था, दूसरा भी पानी का ही था। ये नहीं था कि एक गिलास पानी ले लिया, एक गिलास के अंदर पेप्सी डाल दी, फिर अगले गिलास के अंदर शज़ान डाल दी, फिर दूध डाल दिया। तो नेचर चेंज नहीं करनी, तो तब ये लॉ प्रूफ होगा, अदरवाइज नहीं होगा ये लॉ जो हमने अभी बात की है। इसलिए हमने थ्रू आउट, अगर 8 गिलास पानी के लिए तो पानी ही रहा था, उसमें बार बार कमोडिटी की नेचर नहीं बदली थी। फिर तीसरी चीज, ये बात लॉ की स्टेटमेंट में भी आई थी कि यूज कॉन्टिन्यूसली करना है, ये नहीं कि एक गिलास पानी अभी पी लिया, एक दोपहर को पी लिया, एक शाम को पी लिया, फिर ये यूटिलिटी फॉल नहीं करेगी। यूटिलिटी फॉल उसी सूरत में करेगी जब आप उसको कॉन्टिन्यूसली यूज करेंगे।
यानी किसी भी चीज़ को कॉन्टिन्यूसली यूज़ करेंगे तो तब होगा। फिर अगली बात ये कि जब आप यूज़ कर रहे हो तब आपकी ज़हनी हालत तब्दील नहीं होनी चाहिए। ये नहीं हो कि जब आप पानी पी रहे हो तो आपको कोई कह दे कि इसमें जहर है, तो हो सकता है उसकी यूटिलिटी एकदम नेगेटिव हो जाए। तो स्टेट ऑफ माइंड जो है वो वही रहना चाहिए। और आखिरी बात इसके अंदर ये है कि जब आप इसको यूज़ कर रहे हो तो आपकी इनकम लेवल चेंज नहीं होना चाहिए। यानी आप पानी का गिलास पी रहे हैं और कोई आप पीते हुए आपको कोई कह दे आके कि जी आपकी फैक्ट्री को आग लगी, तो जब फैक्ट्री को आग लगेगी तो फिर यूटिलिटी का ये पैटर्न नहीं रहेगा जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। या कोई आपसे कह दे आपके, क्योंकि फैक्ट्री को आग लगी का मतलब ये है कि आपकी इनकम चेंज हो गई है, तो इनकम चेंज नहीं करनी। या कोई आपसे कह दे आपका लॉटरी लग गई जी, आप करोड़पति बन गए, तो तब आप पानी का गिलास पीते हुए आपको उसकी यूटिलिटी कुछ और फील होगी। तो इसलिए इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ तक ये बातें आ गई। अच्छा, इसके बाद आगे है कि ये लॉ कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है, तो वो चीज़ हम चेक करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। अच्छा जी, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्या भला जहाँ पर लॉ एप्लीकेबल नहीं है, तो वो आपको पता है उसको हम क्या कहते हैं। इसे हम कहते हैं एक्सेप्शंस 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 और लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। यानी ये वो केसेस हैं जिसके अंदर अजम्पशन भी पूरी हो जाए तो तब भी लॉ एप्लीकेबल नहीं रहता, तब भी लॉ गलत हो जाता है। और एक्सेप्शंस में क्या होता है, लॉ तो ये कहता है ना किसी चीज़ को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसकी क्वांटिटी, उसकी मार्जिन यूटिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे ये होगा कि एक्स चीज़ की क्वांटिटी भी बढ़ेगी तो उसकी यूटिलिटी गिरने के बजाय बढ़ जाएगी। ये लॉ के उलट हो जाएगी चीज़। यानी एक्चुअली इसके अंदर मार्जिन यूटिलिटी कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होने के बजाय पॉजिटिवली स्लोप्ड हो जाएगा, तो ये एक्सेप्शन केस बन जाता है। लेकिन ऐसा कब होता है किसी चीज़ की क्वांटिटी भी बढ़े और उसकी यूटिलिटी भी बढ़ जाए, तो इसके कुछ केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें पहला है, मैं लिख दूं पहले फिर मैं डिस्कस कर देता हूँ, नॉलेज एंड स्टडीज। नंबर 2, मनी एंड प्रीशियस metals. Number 3, rare collections. Number 4, love of display. Number 5, intoxicants and drugs. Love of power। और 7 है आपके पास फाइन आर्ट्स। तो ये आपके पास क्या आ गई, ये वो केसेस हैं जहाँ जो ये बताते हैं कि किसी चीज़ की क्वांटिटी के बढ़ने के साथ मार्जिन यूटिलिटी गिरती नहीं है बल्कि बढ़ती है। यानी ये लॉ के बिल्कुल उलट बात हो रही है। इसमें पहला केस ये है कि नॉलेज है। अब जाहिर सी बात है जितना नॉलेज आएगा आपकी यूटिलिटी कम नहीं होगी बल्कि बढ़ती है, इसलिए नॉलेज पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, स्टडीज़ पर भी नहीं है। इस तरह पैसा जितना आता जाए या प्रीशियस मेटल जितने आते जाएं उतनी यूटिलिटी बढ़ती है, कम नहीं होती है, तो उस पर भी एप्लीकेबल नहीं है। रेयर कलेक्शन जो लोग करते हैं, स्टैम्प कोई कलेक्ट करता है, कोई कॉइन कलेक्ट करता है, उनको भी जितने पहले 10 टिकट्स उनके पास थी, 11वीं आती है तो उनको और ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, तो यूटिलिटी गिरने के बजाय बढ़ जाती है। इसी तरीके से लव ऑफ डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले जो है जिसको दिखावे का शौक होता है, मतलब कुछ लोग घड़ियां दिखाते हैं, कुछ लोग सूट को दिखाते हैं, कुछ लोग एयर रिंग्स दिखाते हैं, हर किसी का अपने अपने होते हैं। तो जितने वो ज़्यादा होते चले जाते हैं उनको उतनी
उतनी ही उनको खुशी ज़्यादा होती है, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है। जो लोग इंटॉक्सिकेंट्स यूज़ करते हैं, यानी नशा आवर अशिया यूज़ करते हैं, ड्रग्स यूज़ करते हैं, तो वो कहते हैं उनको यूटिलिटी एक सिगरेट से नहीं मिलती, वो एक और पिलाएं तो उनको और ज़्यादा मिलती है, भरे हुए सिगरेट जो होते हैं। लव ऑफ पावर, ये सियासतदान होते हैं या कोई भी बंदा जिसको पावर की लस्ट है, तो वो जितनी पावर मिलती जाए उसकी यूटिलिटी गिरेगी नहीं बल्कि बढ़ जाएगी। और आखिर में फाइन आर्ट्स हैं, तो जो लोग फाइन आर्ट्स को के नमूने इकट्ठा करते हैं, उनको भी यूटिलिटी, जितनी फाइन आर्ट्स की यूनिट्स ज़्यादा होते चले जाएंगे उनके पास, उनकी भी यूटिलिटी गिरेगी नहीं बल्कि बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये तमाम केसेस इस चीज़ को शो कर रहे हैं, ये सारे के सारे, कि इनकी वजह से मार्जिन यूटिलिटी जो है, उन इनकी अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो मार्जिन यूटिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया जी, तो यहाँ तक कर लेते हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे, और वो नेक्स्ट क्या है वो मैंने अभी बताया आपको कि हम ऑर्डिनल अप्रोच शुरू करेंगे। तो ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस से शुरू करेंगे। ये जो लॉ है ये मैंने आपको बता दिया है, ये वाला लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी आपके सिलेबस में नहीं है, तो बहरहाल इसको छोड़ देते हैं। तो कल हम जो है, कल इसी टाइम हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये अच्छा खासा लंबा चौड़ा टॉपिक है, इस पे डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए, कोई बात पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ बता दीजिए, ठीक है ना जी। फर्स्ट शो मार्जिनल एंड वन शोज टोटल, जी बिल्कुल मुस्कान साहब, बिल्कुल ऐसे ही आप ठीक समझिए। तो और कोई चीज़, कोई और डिस्कशन करना चाहते हैं तो बताइए, वरना वाइंड अप करते हैं इसको। ठीक है जी, फिर मेरा ख्याल है कोई सवाल नहीं है आपका। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।